हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजहार मैथ सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पहले के वीडियो में आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। यहाँ मैंने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले लिख रखे हैं और ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। ये फार्मूले हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग इसको इससे कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है। एक्चुअली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा अलग है। हालांकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिराइव हुआ है, जैसे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डिराइव हुआ था एक पर्टिकुलर केस में, एक कंडीशन में, जब n बहुत ज़्यादा होता है, p बहुत छोटा होता है, लेकिन n इंटू पी का प्रोडक्ट फाइनाइट होता है लैम्डा। तो हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले को डिराइव करके डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है कि अगर n बहुत ज़्यादा हो और p अप्रॉक्सीमेटली 1/2 हो, यानी कि जब n बहुत बड़ा हो और किसी इवेंट के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 1/2 हो, यानी कि अगर p प्लस क्यू बराबर 1 होता है तो अगर p 1/2 हुआ तो q भी अप्रॉक्सीमेटली 1/2 ही होगा। यानी कि अगर इवेंट ऐसी हो जिसके होने यानी कि सक्सेस होने और फेल होने की प्रोबेबिलिटी लगभग बराबर हो, कितनी हो, 1/2 के आसपास हो, और n बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करके बना सकते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो हमारा हो गया कन्वर्जन बाइनोमियल से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कब बनेगा? जब ये कंडीशन लगेगी, जब n इनफाइनाइट को टेंड कर रहा होगा और p अप्रॉक्सीमेटली 1/2 होगा, यानी कि 1/2 के ही आसपास होगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही होगी। यहाँ इस वीडियो में हम लोग इसका डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं। यहाँ पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें जो वेरिएबल्स हैं या जो सिंबल्स हैं वो क्या हैं और इनका यूज़ कैसे करना है। इसका डेरिवेशन हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल था r, बाइनोमियल में और पॉइसन में वेरिएबल था r की वैल्यू जो थी वो 0, 1, 2 डॉट 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 अप टू n तक हो सकती थी, यानी कि r की वैल्यू नॉन निगेटिव इंटीजर होती थी। कभी भी r की वैल्यू निगेटिव नहीं होती थी और कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती थी, यानी कि होल नंबर होती थी। तो इसीलिए हम लोग इनको डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते थे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। यहाँ पर जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू इंटीजर ही आए या निगेटिव या पॉजिटिव ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। पॉइंट्स में हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या जीरो भी हो सकती है। तो पहली खास बात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू कोई भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच। इसलिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया। यहाँ जो fx है इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी फंक्शन, यानी कि ये क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन fx कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन। x इसका वेरिएबल है। म्यू और सिग्मा को हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर म्यू क्या होता है? मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन जो है वो तो x की ही कोई वैल्यू होगी, तो इसलिए मीन यानी कि म्यू भी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो सिग्मा की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी और मीन की वैल्यू यानी कि म्यू जो है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ जो
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एफ उसकी भी एक खास बात है, कुछ खास प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगी, यानी कि कभी भी निगेटिव नहीं होगी। और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक x के रिस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी। मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक अगर हम लोग लेंगे तो हमेशा 1 आएगा। ठीक वैसे ही जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P0 से लेकर Pn तक का सम हमेशा 1 आता था, ऐसा ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी होता था। ठीक उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी ये है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए इसमें समेशन तो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा। यहाँ समेशन होता था कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू n हमेशा 1 होती थी। यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन है इसलिए यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट करेंगे जब हम लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि एफ को, तो हमेशा 1 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा और उसका इंटीग्रल हमेशा 1 के बराबर आएगा। फॉर्मूला जो है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2 x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन हम लोग आगे किसी वीडियो में देखेंगे। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ही डिराइव करके बना है इन कंडीशंस में। अब अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें x और fx में, यानी कि x एक्सिस पे हम लोग लें x यानी कि नॉर्मल वेरिएट यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल, और y एक्सिस पे हम लोग लें fx यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो जो कर्व हमें मिलेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो एक बेल शेप में कर्व होगा। जो कर्व मिलेगा वो हमेशा एक बेल शेप में होगा। इस कर्व को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग x और fx के रिस्पेक्ट में कर्व बनाएं तो हमेशा एक बेल शेप्ड कर्व होगा। उस कर्व को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कर्व। वो जो कर्व मिलेगा वो लाइन x इज इक्वल टू म्यू, वेयर म्यू इज द मीन, यानी कि जहां पर मीन होगा उस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा, और उसकी जो दो लाइनें हैं लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली, वो इनफाइनाइट तक जाएंगी और धीरे धीरे करीब आती जाएंगी एक्स एक्सिस के राइट में भी और लेफ्ट में भी, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, टच नहीं करेंगी। ये इनफाइनाइट तक इसके साथ जाएंगी लेकिन इसको इंटरसेक्ट या कट नहीं करेंगी। तो इस टाइप का एक कर्व बनेगा। एक्स इज इक्वल टू म्यू के दोनों तरफ ये सिमेट्रिक होगा, यानी कि इस लाइन के दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा होगा। आप देख रहे हैं इस कर्व में जो x इज इक्वल टू म्यू लाइन है, यानी कि जहाँ मीन क्या है म्यू, यानी कि x इज इक्वल टू मीन वाली जो लाइन है वही पॉइंट इस कर्व का सबसे ऊंचा पॉइंट भी है। सबसे ऊंचा पॉइंट जो होता है वो होता है मोड, यानी कि यही जो मीन है वही असल में मोड भी है। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन होता है वही मोड होता है, यानी कि दोनों कॉन्साइड करते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मोड दोनों इक्वल होते हैं। यूनिमोडुलर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही मोड होता है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में 2 मोड होते हैं, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा एक ही मोड होता है और वो भी बराबर होता है मीन के। तो ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू म्यू, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू है यही मीन भी है, यही मोड भी है, और इस लाइन के दोनों तरफ इसका कर्व यानी कि नॉर्मल कर्व सिमेट्रिक है, यानी कि बिल्कुल एक जैसा है। अब अगर हम लोग बात करें इस कर्व और x एक्सिस के बीच इस एरिया की जो x एक्सिस और इस कर्व के बीच बाउंडेड है, ये कर्व इनफाइनाइट तक गया है तो ये एरिया भी इनफाइनाइट तक गया होगा। इस एरिया की बात करें तो ये एरिया हमेशा 1 होता है, क्योंकि fx को जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक तो हमेशा 1 आता है, और ये जो इंटीग्रल है वो इस एरिया को ही रिप्रेजेंट करता है, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच बाउंडेड एरिया को। यानी कि इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच जो एरिया है ये पूरा, ये हमेशा टोटल 1 होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक।
और क्योंकि ये x इज इक्वल टू म्यू पर सिमेट्रिक है, दोनों तरफ एक जैसा है, इसलिए ये x इज इक्वल टू म्यू लाइन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि राइट साइड का जो पार्ट है उसका एरिया हो जाएगा 0.5 और लेफ्ट हैंड साइड का एरिया हो जाएगा 0.5, यानी कि दो बराबर एरिया में डिवाइड हो जाता है ये ग्राफ x इज इक्वल टू म्यू लाइन से। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू म्यू लाइन जो है वो मिड पॉइंट है। अगर x इक्वल टू म्यू मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि इस कर्व का मीडियन भी म्यू ही है, यानी कि इसका मीडियन भी म्यू ही है, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। अब इसका जो एरिया है, इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इसी का यूज़ करते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पर होता क्या है कि अगर x की वैल्यू मान लीजिए कि x1 और x2 के बीच है, x1 x2 कोई नंबर है क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x की वैल्यू तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच कुछ भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि x की वैल्यू जब x1 और x2 के बीच है, मान लीजिए कि यहाँ पर x की वैल्यू है x1 और यहाँ पर x की वैल्यू है x2, तो ये हो गई लाइन x इज इक्वल टू x1 और ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू x2। अब इन दोनों लाइंस के बीच ये जो एरिया है कर्व x एक्सिस के बीच बाउंडेड, वो एरिया जो x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच है, तो ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करता है x1 और x2 के बीच x के होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि वेरिएबल x के x1 और x2 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है ये एरिया। मतलब अगर हम ये एरिया फाइंड कर लें तो ये एरिया जो आएगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी x के x1 और x2 के बीच होने की। मतलब अगर हमसे कहा जाए कि बताइए कि x की x1 और x2 के बीच होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू x1 और x इज इक्वल टू x2 के बीच का एरिया फाइंड कर लेंगे। ये एरिया निकाल लेंगे, जो शेडेड पार्ट है ये एरिया निकाल लेंगे और यही एरिया रिप्रेजेंट करेगा x के x1 और x2 के बीच होने का। तो अगर अब हम लोग एक नया वेरिएबल इसमें इंट्रोड्यूस करें z, ऐसा कि ये जो फिगर है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई और आसान हो जाए। मतलब ये जो x इज इक्वल टू म्यू है, ये लाइन जो है वो x एक्सिस पे आ जाए, या ये कह लीजिए कि y एक्सिस जो है वो इस लाइन पर आ जाए, तो क्या होगा कि ये y एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक हो जाएगा और तब इसको समझना आसान हो जाएगा। यानी कि उसको हम लोग जब इस फॉर्म में ले आएंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। एक नया वेरिएबल z हम लोग यहाँ कंसीडर करें, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो ये जो नया वेरिएबल z है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर x इज इक्वल टू म्यू हमने रख दिया तो इसमें से z की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि जब x होगा म्यू तो z होगा 0, यानी कि जहाँ पर x बराबर म्यू था यानी कि x का मीन था, वहाँ पर z 0 है, यानी कि z का मीन कितना हो गया, 0। तो अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूले में तो हमें ये फॉर्मूला एक नए वेरिएबल में मिल जाएगा z में, और उस वेरिएबल में जो मीन होगा उस वेरिएबल का वो होगा 0 और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन जो होगा वो होगा 1। तो वो फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 z की पावर 2 यानी कि z स्क्वायर। अगर हम लोग z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इसमें पुट कर दें तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। उस फॉर्मूले में जो नया वेरिएबल z है उसका मीन होगा 0 और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन होगा 1। तो ये जो नया फार्मूला हम लोगों को मिलेगा इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और z को कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल। और ये जो फिगर है इसका, वो अब z और fz के बीच जब बनेगा तो अब उसका जो मीन है वो 0 पर होगा, यानी कि यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि ये फिगर अब बन जाएगा तो फिगर कुछ इस तरह का हो जाएगा। यानी कि फिगर का डायग्राम का कर्व का शेप वही रहेगा, बस सिर्फ जो y एक्सिस था वो शिफ्ट होके x इज इक्वल टू म्यू पर आ जाएगा, जो कि अब z इज इक्वल टू 0 है।
मतलब कि अब जो फिगर है वो z इज इक्वल टू 0 लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिक हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वही होंगी। अभी भी इसका एरिया 1 है। z इज इक्वल टू 0 के राइट साइड में जो पार्ट है उसका एरिया 0.5 और लेफ्ट पार्ट में जो पोर्शन है उसका एरिया भी 0.5 ही है। बाकी सब कुछ वैसे ही है। प्रोबेबिलिटी अब यहाँ पर z के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए z के z1 से z2 के बीच होने की, तो हम लोग z इज इक्वल टू z1 मान लीजिए यहाँ है, और z इज इक्वल टू z2 मान लीजिए यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, z1 से z2 तक जो एरिया है इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच बाउंडेड, वो एरिया फाइंड कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगी प्रोबेबिलिटी z के z1 और z2 के बीच होने की। अब यहाँ पर z1 और z2 के बीच होने वाली जो बात है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि z जो है वो z1 से बड़ा या बराबर है और z2 से छोटा या बराबर है। ऐसे भी लिख सकते हैं z1 से बड़ा है, z2 से छोटा या बराबर है, या फिर z1 से बड़ा या बराबर है और z2 से छोटा है। इन सारी चीज़ों का मतलब एक ही है। हर बार हम लोगों को एरिया z1 से z2 के बीच का ही निकालना होगा, चाहे इन चारों में से कोई भी केस हो। तो अगर हमें पता हो जाए एरिया किसी दो पॉइंट्स के, दो लाइंस के बीच का, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं वेरिएबल z की उन दोनों पॉइंट्स के बीच होने की। अब एरिया कैसे निकाला जाएगा? एरिया हम लोगों को एक टेबल मिलता है यहाँ पर, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए इस इतने पोर्शन का, यानी कि नॉर्मल कर्व और एक्स एक्सिस के बीच बाउंडेड जो एरिया है, उस एरिया का एक पूरा टेबल बना हुआ है, उसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। उस टेबल में हम लोगों को इसका एरिया निकालना बताया गया है। मतलब उस टेबल से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। हमें एरिया निकालना नहीं पड़ेगा, हमें जितना भी एरिया चाहिए हम लोग उस टेबल से देखेंगे, डायरेक्ट हमें एरिया मिल जाएगा। तो क्वेश्चन करते समय हम लोगों को एरिया निकालना होगा कि मान लीजिए z1 से z इज इक्वल टू, मान लीजिए z इज इक्वल टू 2 से z इज इक्वल टू 3 के बीच की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो z इज इक्वल टू 2 से z इज इक्वल टू 3 तक के बीच का एरिया हमें निकालना है। तो z इक्वल टू 2 से z इक्वल टू 3 तक का जो एरिया है वो टेबल से हमें सीधे मिल जाएगा, कि टेबल में दिया होगा कि z इक्वल टू 1 से z इक्वल टू 2 के बीच तक का जो एरिया है वो इतना है। तो वो एरिया हम लोग देख लेंगे, और वही जो एरिया होगा वही रिप्रेजेंट करेगा z इक्वल टू 2 से z इक्वल टू 3 के बीच होने की प्रोबेबिलिटी को। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ एरिया फाइंड करेंगे टेबल से, और हम लोगों को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। आगे की वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, और टेबल कैसे देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो भी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।